हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही जल्द हम आर्थिक शब्दावलियों यानी कि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से संबंधित एक पूरी श्रृंखला लेकर आने वाले हैं। उसी के संबंध में आज का हमारा पूरा क्लास रहेगा। आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में शब्दावलियों की क्या भूमिका होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे लाया है कि हमारा जो प्रॉपर बैच होगा अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की जो पूरी सिलेबस का प्रॉपर बैच होगा वो तो अलग से चलेगा ही, बहुत ही जल्द उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा उसके इतर हमारी इकोनॉमिक शब्दावलियों की एक अलग ही श्रृंखला चलने वाली है, ठीक है। और वन बाय वन, डे बाय डे आपको एक नई किसी भी शब्दावली की डेफिनेशन के साथ एक क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और बहुत ही जल्द हिंदी साहित्य के ऊपर मैं एक स्ट्रैटेजिकल क्लास लेके आने वाली हूँ जिसमें हम जानेंगे हिंदी साहित्य विषय और उसके सिलेबस और उसके बाद वैकल्पिक विषय में उसकी क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसका क्या पूरा सिलेबस है और साथ ही साथ उसकी क्या रणनीति है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इकोनॉमी की भी पूरी स्ट्रैटेजिकल क्लास के साथ प्रॉपर बैच मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बात करते हैं हमारे आज की क्लास की। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज, आर्थिक शब्दावली। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी एंड जीएनपी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस क्लास में। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है और उन दोनों में क्या संबंध है और वे दोनों एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डेफिनेशन हमारे सामने लिखी हुई है, एज यू कैन सी हियर। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी जो हम पहला डेफिनेशन देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में एक वर्ष में उत्पादित सभी मूल्यों और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। सभी वस्तुओं पता नहीं आप लोग को ये विजिबल है कि नहीं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह वस्तुओं है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। यानी कि हमारी पूरे एक साल की जो इकोनॉमी होती है, हमारा जो एक वित्तीय वर्ष होता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में वित्तीय वर्ष हर साल एक नया बजट आता है, आर्थिक समीक्षा होती है, तो उसी में पूरे एक साल का जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, पूरी जो इकोनॉमी होती है, उसमें जो वस्तुओं और सेवाओं का जो कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन होती है, हमारे यहाँ या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में एक साल का जो पूरा प्रोडक्शन होता है, उसका जो अंतिम निर्धारित मूल्य होता है, यानी कि कोई एक वस्तु है और वो वस्तु बनने तक और बेचे जाने तक का जो उसका अंतिम मूल्य होता है, उसी के आधार पर जो पूरे 1 ईयर का प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसे ही पूरी एक अर्थव्यवस्था की जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ओके, आगे इसको हम समझते हैं। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन यहाँ दी गई है या फिर आगे इसका जो अलग पॉइंट है इसमें यहाँ है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में, ओके, राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता, केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही शामिल होता है। जैसा कि आप यहाँ पे डेफिनेशन में देखे हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसी संबंध में जो हमारा जीडीपी है
उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय निर्धारित होता है। और जैसा कि यहाँ पे है लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है कपास से कपड़ा बनने तक का अंतिम मूल्य। इसको हम समझते हैं कि मध्यवर्ती मूल्य क्या होते हैं और अंतिम मूल्य क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कपास की खेती होती है, किसान कपास को उगाता है और उस कपास से सूत बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, फिर उनको मतलब फैक्ट्री में उनसे कपड़े बनाए जाते हैं, फिर उन कपड़ों के ऊपर अपने मूल्यों का निर्धारण करके, मतलब कि कपास की खेती से लेकर के कपास को बेचना, फिर उससे धागे बनाना, फिर उससे कपड़े बनाना और कपड़ों को फैक्ट्री में पहुंचाना, कंपनीज़ में पहुंचाना, फिर उस जो रॉ मटेरियल, रॉ फैब्रिक होता है, उससे तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़े तैयार करना, उसके बाद उसे दुकानदारों तक पहुंचाना और फिर उनका ग्राहकों को बेचा जाना। मतलब कि कपास को उगाने से लेकर के किसी भी कपड़े के निर्माण में जो आखिरी जो मूल्य निर्धारित होता है, जिसको कि हम लोग पे करते हैं, खरीदते हैं, जो MRP होती है, वही उस पूरे वस्तु का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है और उसी की इसमें गणना की जाती है। ठीक है, यानी कि आपने किसी किसान ने कपास को कितने में बेचा, कपास से सूत बना, धागा बना, रॉ फैब्रिक बना, वो कितने में बेचा गया किसी फैक्ट्री को, फैक्ट्री वाले ने कौन कौन से डिज़ाइनर कपड़े बनाए, किस रिटेलर ने क्या बनाया, इससे कोई मतलब नहीं है। आखिर में जो मूल्य निर्धारित होता है उस वस्तु का, जिसको एक कस्टमर पे करके उस वस्तु को परचेज करता है, वही हमारा अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। और राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही इसमें शामिल होता है। ओके, और इसी के आधार पर हमारी GDP की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे हमने देखा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से ये डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। सकल घरेलू उत्पाद GDP किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य इसमें शामिल होता है। जैसे कपास से कपड़ा बनने तक का पूरा जो सफ़र है, उसमें जो कस्टमर को अंतिम MRP पे जो लास्ट में जो मूल्य निर्धारित होता है, जिसको हम अपने कपड़ों के टैग पे देखते हैं MRP लिखी हुई, वही मूल्य का यहाँ पे निर्धारण किया जाता है, अंकन किया जाता है और इसी को इसमें शामिल भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। नोट 1, भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, हमारा जो बजट है, हमारा इकोनॉमी सर्वे है, वो इसी महीने के समय स्टार्ट होती है। ठीक है, 31 मार्च जो हमारा है, इसी समय हमारा बजट आता है, इसी के पहले हमारी आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है और इसी के बीच हमारी पूरी की पूरी GDP का निर्धारण किया जाता है और 31 मार्च तक हमारा आर्थिक समीक्षा और हमारा वित्तीय बजट पेश कर दिया जाता है। इसका जो सेकंड पॉइंट है, इसको अगर हम समझें तो घरेलू शब्द से तात्पर्य देश के अंतर्गत सभी आर्थिक सीमा का क्षेत्र से है। यहाँ पे हम जैसा कि हमने बात किया, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, यहाँ पे घरेलू जो वर्ड है, आप इसको समझिए, जो हमारा GDP होता है उसमें जो ये डोमेस्टिक वर्ड है, डोमेस्टिक, उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि घरेलू शब्द से तात्पर्य देश के अंतर्गत सभी आर्थिक सीमा का क्षेत्र से है। यानी कि GDP में जिस मूल्य का, जिन वस्तुओं का और जिस पूरे इनकम का जो निर्धारण किया जाता है, आकलन किया जाता है, उसका जो संबंध है वो हमारे घरेलू
पूरे व्यापार जितने होते हैं, जो हमारा पूरा आर्थिक भौगोलिक क्षेत्र है हमारे देश का, न कि बाहर का, उसको ही यहाँ पर शामिल किया जाता है जीडीपी के निर्धारण में। ओके, बाहरी विदेशी किसी भी आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, केवल जो हमारी आर्थिक भौगोलिक सीमा है उसी से होने वाली आय को इसमें शामिल किया जाता है जीडीपी के आकलन के अंतर्गत। ओके, जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहलाता है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए कि आज, ठीक है, आप इससे समझिए कि आज को आप आज समझिए पिछला ईयर, कल को आप नेक्स्ट ईयर समझिए। आज अगर हमारे पास 100 रुपये है और कल हमारे पास 107 रुपये अगर आता है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा मेरा जो मूल्य है उसमें मेरे पास जितने पैसे थे उसमें 7% का इजाफा हुआ है। यानी कल मेरे पास 100 रुपये था और आज अगर मेरे पास 107 रुपये हैं, तो कल के हिसाब से आज 7% की वृद्धि हुई है मेरे पास जो पैसे थे उसमें। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि इंडिया की इकोनॉमी, या फिर मान लीजिए सपोज दैट कि भारत की जो जीडीपी है अगर पिछले साल 100 रुपये थी और इस साल 107 रुपये हैं, तो इसका तात्पर्य है कि भारत की जीडीपी में 7% की वृद्धि हुई है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि हर साल जितने % का इजाफा होता है हमारे जीडीपी में, वही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहलाती है। उसी के हिसाब से हम जानते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो किस हद से, यानी कि किस स्पीड से ग्रो कर रही है। ओके, भारत के मामले में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 8.4% है। ओके, यानी कि जो हमारी वर्तमान ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो 8.4% है। यानी कि अगर पिछले साल हमारे यहाँ की जीडीपी 100 रुपये थी, तो इस साल हमारे यहाँ की जो जीडीपी है वो कितनी होगी, 108.4 रुपये, यानी कि उसमें 8.4% का इजाफा हुआ है। उस हिसाब से हमारी जो आज की जो हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है उसका जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो 8.4% है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो अगला पॉइंट है जीडीपी के संबंध में। IMF द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी को क्रय शक्ति तुल्यता, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर श्रेणीबद्ध, यानी कि रैंकिंग किया जाता है। आप लोगों ने PPP मॉडल सुना होगा, PPP यानी कि PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, क्रय शक्ति तुल्यता इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPP मॉडल बोलते हैं। IMF जब भी किसी देश की इकोनॉमी का निर्धारण करता है, जीडीपी का निर्धारण करता है और उसका जब आंकड़ा प्रस्तुत करता है, तो IMF द्वारा प्रस्तुत किया गया आंकड़ा जो होता है जीडीपी का वो परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि PPP मॉडल पर बेस्ड होती है। ओके, आगे इसमें हम देखें, वर्तमान में भारत का जीडीपी PPP मॉडल पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के जो मॉडल है जो IMF द्वारा दी जाती है। ओके, IMF जो परचेजिंग पावर पैरिटी का जो मॉडल देता है किसी भी देश की जीडीपी के निर्धारण में, तो उसके आधार पर जो हमारी जीडीपी है वो पूरे दुनिया में तीसरे स्थान पर है USA और चाइना के बाद, और वो कितनी है, $511.60 ट्रिलियन। ओके, यानी कि IMF के अकॉर्डिंग हमारी जो जीडीपी है PPP मॉडल के ऊपर वो 3rd प्लेस पे आती है, तीसरे स्थान पर, जो कि अमेरिका और चाइना के बाद आता है, और उसके हिसाब से हमारे जीडीपी $511.60 ट्रिलियन के बराबर है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं नॉमिनल जीडीपी, जो एक कोई कंट्री अपनी देश की जब जीडीपी का निर्धारण करता है उसको हम US डॉलर में
हालांकि आप सभी जानते हैं कि पूरा वैश्विक बाजार डॉलर में होता है, इसीलिए जो भी जीडीपी का मापन होता है, आकलन होता है, वो भी यूएस डॉलर में ही किया जाता है। तो जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है, जो एक देश अपने देश की जीडीपी को निर्धारित करता है, उस मामले में हमारी कंट्री जो 6th प्लेस पे है, ठीक है, 6ठे स्थान पे हमारा कंट्री आता है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। और उसके हिसाब से हमारे देश की जीडीपी 3.29 ट्रिलियन डॉलर है। ओके, 3.29 यूएस डॉलर के बराबर है हमारा नॉमिनल जीडीपी। और पीपीपी मॉडल पे 511.60 या फिर 0 हटा दीजिए, 511.6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, यानी कि 3rd प्लेस पे है यूएसए और चाइना के बाद, और 6th प्लेस पे है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। ठीक है, ओके। ये फिगर आप लोग देख सकते हैं, बट ये थोड़ा पुराना फिगर है, 2010 के आंकड़े हैं इसमें। उस हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो 2010 का है, पुराना है। ओके, इन 2009 इंडिया सरपास जापान जीडीपी पीपीपी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट सेंचुरी, यानी कि 2009 में इंडिया ने जापान की जो पीपीपी मॉडल की जीडीपी है उसको भी क्रॉस कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे 2010 में, अब यहाँ पीपीपी मॉडल आप देख सकते हैं, आज भी इंडिया इसमें 3rd प्लेस पे ही है यूएसए और चाइना के बाद। ठीक है, 2009 से पहले तक जापान 3rd प्लेस पे था, जिसको इंडिया ने रिप्लेस किया और अपना तीसरा स्थान पीपीपी मॉडल पर प्राप्त किया इंडिया ने। ठीक है, उसके बाद इसको भी हम देखें तो ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, जिसमें इस फिगर में, चूँकि ये भी पुराना फिगर है, इस फिगर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यूएस है। ओके, नहीं, ये भी सही है। सबसे पहले यूएसए है, देन चाइना है, देन जापान है, देन जर्मनी है, देन यूके है, यूनाइटेड किंगडम, देन हमारा इंडिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट यूएसए, सेकंड चाइना, 3rd जापान, 4th जर्मनी, 5th यूनाइटेड किंगडम एंड 6th हमारा इंडिया है। ओके, ये है हमारा कौन सा जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी। ओके, नॉमिनल जीडीपी इन यूएस डॉलर। ओके, इस संबंध में हमारा जो जीडीपी है वो 6th प्लेस पे आता है। सबसे पहले यूएसए, देन चाइना, देन आता है जापान, देन जर्मनी, और देन उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, और उसके बाद हमारा आता है इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जीडीपी के बारे में हमने अच्छे से समझा, उसकी डेफिनेशन को, जीडीपी का निर्धारण कैसे होता है, हमारा वित्तीय वर्ष कब आता है, इसको हमने संक्षिप्त में देखा। और अब हम बात करेंगे जीएनपी के ऊपर, जिससे यहाँ पे हम इसकी परिभाषा को अगर देखें जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो इसमें हम देखेंगे, एक मिनट, किसी अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसके जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेशों से होने वाली आय को, यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप इसको करेक्शन करके आय कर लीजिए, आय मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। किसी भी अर्थव्यवस्था का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इससे देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने जीडीपी में पढ़ा, घरेलू शब्द का जो हमने मतलब वहाँ पे जाना कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें हम अपने देश की जितनी भी आर्थिक भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत होने वाले सभी जो व्यापार हैं, जो जितनी भी आय है, उसके हिसाब से हम जीडीपी का निर्धारण करते हैं। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम जीडीपी में ही, मतलब कि जो हमारा जीडीपी है उसी में हम प्लस कर देते हैं किसको? विदेशों से होने वाली आय को। विदेशों में आय के जितने भी सोर्सेज हैं उनको भी अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारे जीएनपी का निर्धारण हो जाता है।
आगे इसके हम दूसरे टॉपिक को पढ़ें। यहाँ पे लिखा है इसके अंतर्गत, यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो भौगोलिक आर्थिक सीमा है उसके तहत तो हम जीडीपी का निर्धारण करते ही हैं, उसका डाटा तो हमारे पास होता ही है। लेकिन आखिर विदेशों से ऐसी कौन कौन सी सोर्सेज हैं जहाँ से हमें आय प्राप्त होती हैं, तो अगर हम इनको देखें तो इसके अंतर्गत निजी प्रेषण। ओके, निजी प्रेषण। निजी प्रेषण का क्या तात्पर्य है? नागरिकों का एक देश से दूसरे देशों में काम करना एवं निजी लेन देन। ठीक है, एक तो होता है निजी प्रेषण, यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कंट्री के काफ़ी सारे लोग बाहर देश में जाकर के काम करते हैं, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हो, चाहे यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, कोई भी कंट्री हो, हमारे कंट्री के लोग बाहर जाके काम करते हैं, उनके देश के लोग हमारे देश में आके काम करते हैं। यहाँ सिर्फ अपने देश से बाहर जाने वाले ही नहीं, बल्कि बाहर देश से अपने देश में भी आने वाले लोगों का जो पूरा इनकम होता है और उस आय का जो लेन देन होता है उनका, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे जैसा भी लेन देन जो होता है, उससे जो गवर्नमेंट को जो आय प्राप्त होती है उसी को कहते हैं निजी प्रेषण। ठीक है, और उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा विदेशी, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे रूड कर दिया गया, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप ऋण करिए। ओके, ऋण, सॉरी, ऋण। ठीक है, विदेशी ऋणों का ब्याज। आप सभी जानते हैं कि हमारा भी देश काफ़ी, जितने देश हैं उनको भी उधार देता है, ऋण देता है, और हमारे देश को भी कई देश से ऋण मिलता है, और उसका जो ब्याज होता है, उसी का जो मूल्य होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। जो ब्याज प्राप्त होता है हमें, या फिर जो ब्याज हम किसी दूसरे देश को देते हैं। हालांकि इस मामले में इंडिया हमेशा नकारात्मक ही रहता है, हमेशा माइनस में ही रहता है, क्योंकि हमारे देश में ऋण ज़्यादा लिया जाता है और दिया कम जाता है, यानी कि हमारा कंट्री उधार उतना नहीं देता जितना कि लेता है। इसीलिए ऋणों के ब्याज के संबंध में, यानी कि डेब्ट के संबंध में अगर हम देखें तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा माइनस में ही रहता है। ओके, दूसरा विदेशी अनुदान, जो ग्रांट्स मिलते हैं, अनुदान मिलते हैं, हमको मिलते हैं या फिर हम किसी को देते हैं, उसका भी, यानी कि निजी प्रेषण, ऋणों का ब्याज और विदेशी अनुदान यानी कि ग्रांट्स, इन सभी को भी विदेशी आय में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो यह आमदनी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि इंडिया के संबंध में मोस्टली ये नेगेटिव ही आता है, ऋणात्मक ही रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्याज जो ऋण होते हैं वो लिए ज़्यादा जाते हैं और दिए कम जाते हैं, इसीलिए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें इसके पूरे फार्मूला की, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय। ओके, यहाँ पे एफडीआई की बात नहीं की जा रही है। जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको यहाँ पे बात नहीं की जा रही। यहाँ पे विदेशों से अर्जित की जाने वाली आय, चाहे वो हम ब्याज के रूप में कमाए, चाहे वो निजी प्रेषण यानी कि एक दूसरे देश में काम करने और निजी लेन देन से कमाए, चाहे हमें किसी देश के द्वारा ग्रांट मिले। ओके, उसी इन तीनों का यहाँ पे निर्धारण किया जाता है, और इसी के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट होता है जीडीपी और जीएनपी के संबंध में। यहाँ पे जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय। ओके, तो ये रहा हमारा पूरा इसका फॉर्मूला। तो इस पूरे टॉपिक में हमने जाना कि जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है और उसमें क्या संबंध है। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या देखा। ओके, जैसा कि मैं ऑलवेज करती हूँ, और ये हमारा टॉपिक वैसे एंड हो चुका है, इसको हम एक बार रिकैप करके देख लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के ऊपर। इसकी पूरी डेफिनेशन को हमने देखा। यहाँ का इसका डेफिनेशन एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है।
इसके बाद हमने यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया और हमने देखा कि आईएमएफ जो कि पीपीपी मॉडल पर हमारे जीडीपी को निर्धारित करता है किसी भी कंट्री के, और जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है उसको हमने देखा। इस फिगर को हमने यहाँ पे समझा। यहाँ पे हमने नॉमिनल जीडीपी के फिगर को देखा। उसके बाद हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस किया और लास्ट में हमने जीएनपी और जीडीपी के पूरे संबंध को और उसके फार्मूला को यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस क्लास में आज की जो हमारी टर्मिनोलॉजी की क्लास थी उसमें इतना ही है। नेक्स्ट हम किसी और शब्द को लेकर के अलग क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।